मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जादूगर अपना शो दिखा रहा होता है। वह जादू में इस्तेमाल होने वाले सामान को चेक करने के लिए ऑडियंस में से 2-4 लोगों को स्टेज पर बुलाता है। ऑडियंस में से 2-4 आदमी उठकर स्टेज पर आ जाते हैं और सामान को चेक करने लग जाते हैं। इसी दौरान उनमें से एक आदमी, जिसका नाम बोर्डन होता है, वह नजरें बचाकर स्टेज के पीछे चला जाता है। स्टेज के पीछे का हिस्सा वो हिस्सा होता है जहाँ पर जादूगर अपनी सभी तैयारियां करता है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जादूगर के सभी सीक्रेट्स होते हैं। बोर्डन को एक सिक्योरिटी वाला आदमी रोक लेता है, लेकिन बोर्डन वहाँ से यह कह के चला जाता है कि मैं इस जादू का ही हिस्सा हूँ, और वह नीचे जाकर जादू में इस्तेमाल होने वाले सीक्रेट्स को देखने लग जाता है। वह वहाँ पर काफी सारी मशीनें देखता है। इसी दौरान स्टेज के ऊपर जादूगर अपना परफॉर्मेंस दिखाता है और जादूगर के नीचे से एक ट्रैप डोर खुलता है और वह सीधा स्टेज के नीचे पड़े एक पानी के टैंक के अंदर जाके गिर जाता है। स्टेज के नीचे बोर्डन भी खड़ा होता है और वह देखता है कि जादूगर उस पानी के टैंक के अंदर फंस चुका है और पानी का टैंक ऊपर से लॉक हो चुका है। वहीं खड़ा बोर्डन उसकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। वह कोशिश भी करता है, लेकिन टैंक का गिलास बहुत मजबूत है और टैंक ऊपर से लॉक भी हो चुका है। और साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि एंजियर उस टैंक के अंदर डूब चुका है, उसकी जान जा चुकी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बोर्डन के ऊपर मुकदमा हो गया है और उसके खिलाफ गवाही दे रहा होता है मिस्टर कटर। कटर अपने बारे में बताता है कि वह एक इंजीनियर है और जादू में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और स्ट्रक्चर को वह डिजाइन करता है और यही उसका प्रोफेशन है। वहीं एक वकील उठकर कहता है कि बोर्डन को मुजरिम साबित करने के लिए आपको इस ट्रिक के बारे में हमें खुलकर बताना होगा जो उस टाइम शो पर दिखाई जा रही थी, लेकिन कटर इसके लिए साफ मना कर देता है। लेकिन जज कहता है कि ठीक है, अदालत के सामने ना सही, लेकिन आपको अकेले में मुझे ये ट्रिक जरूर बतानी होगी ताकि मैं इस केस के पहलू को समझ सकूं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो एक छोटी बच्ची के साथ खड़ा होता है। बोर्डन उस बच्ची को हाय बोलता है और वह आदमी जो उस लड़की के साथ खड़ा था वह उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वह छोटी लड़की बोर्डन की इकलौती बेटी होती है और वह आदमी बोर्डन का मैनेजर होता है। इसके बाद जेल का सीन दिखाया जाता है। जेल में बोर्डन से मिलने एक वकील आता है। वह वकील किसी अज्ञात जादूगर का भेजा हुआ होता है। वह बोर्डन से कहता है कि तुम हमें अपने सारे सीक्रेट्स बता दो, बदले में हम तुम्हारी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे, उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन बोर्डन उसे साफ मना कर देता है। वह वकील उसे अपना कार्ड देके चला जाता है ताकि अगर विचार बदले तो वह उसको कांटेक्ट कर सके। साथ में वह एंजियर की लिखी हुई डायरी भी देता है जिसके खून के इल्जाम में बोर्डन जेल के अंदर है और इसलिए उसको फांसी भी लगने वाली है। बोर्डन वह डायरी पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी में बोर्डन पढ़ता है कि एंजियर कोलोराडो स्प्रिंग्स नाम की जगह पे पहुंच गया है। वहाँ पर वो बोर्डन के जादू का रहस्य जानने के लिए वहाँ पे गया है। हमें दिखाया जाता है कि एंजियर बोर्डन के जादू की ट्रिक सीखने के लिए बहुत ही उतावला है। उसे किसी भी हाल में बोर्डन की ट्रिक्स सीखनी ही सीखनी है। वहाँ एंजियर के पास एक आदमी आता है और उसे अपने तांगे में बैठाकर किसी होटल में ले जाता है। होटल में जाने के बाद एंजियर होटल मैनेजमेंट से किसी गाड़ी की रिक्वायरमेंट करता है जो उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले जा सके और उनके लिए एक तांगे का इंतजाम कर दिया जाता है। तांगा उन्हें उस चोटी पर लेके चला जाता है, लेकिन तांगे का जो ड्राइवर होता है वह उनसे कहता है कि आगे का रास्ता आपको पैदल ही जाना होगा। हालांकि मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए एंजियर तांगे से उतरकर वहां पे पैदल ही चल पड़ता है। वहां जाने के बाद एंजियर देखता है कि एक छोटे से कारखाने के चारों तरफ बैरियर्स लगाए हुए हैं। इन बैरियर्स के अंदर बहुत तेज करंट दौड़ रहा होता है। हालांकि बैरियर्स के ऊपर लगे बोर्ड पर लिखा भी होता है कि इनको छूना मना है, लेकिन फिर भी एंजियर बैरियर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वहां पर उसको जोरदार झटका लगता है और वह नीचे गिर जाता है। इसकी आवाज सुनकर उस कारखाने से एक आदमी आता है जिसके हाथ में गन होती है। वह एंजियर को पहचान लेता है क्योंकि एंजियर एक बहुत बड़ा जादूगर है। वो आदमी एंजियर का स्वागत करता है। एंजियर उस आदमी से कहता है कि मुझे टेस्ला से मिलना है। जी हाँ, टेस्ला वही है जिन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी दी थी, लेकिन वो आदमी इसके लिए उनको मना कर देता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि एंजियर बोर्डन की डायरी पढ़ रहा है। असल में दोनों के पास एक दूसरे की डायरी होती है। उस डायरी के अनुसार मूवी में हमें उस समय में ले जाया जाता है जहां पर बोर्डन की और एंजियर की मुलाकात हुई थी।
जिस टाइम ये दोनों नौसिखिए थे और स्टेज पर जादू का शो दिखाते थे। यहाँ पर एंजियर और बोर्डन ऑडियंस के बीच में बैठे होते हैं और स्टेज पर एक लड़की जादू का शो दिखाने के लिए खड़ी होती है। वो ऑडियंस में से किन्हीं दो व्यक्तियों को बुलाती है जो होते हैं बोर्डन और एंजियर। ये जादू का ही हिस्सा होते हैं। दोनों स्टेज पर आते हैं और उस लड़की के हाथ और पांव बांधने लग जाते हैं। इसके बाद जादू शुरू हो जाता है। लड़की पानी के टैंक में गिर जाती है। कटर अपनी घड़ी ऑन कर लेता है और हाथ में कुल्हाड़ा ले लेता है। उसके बाद टैंक के ऊपर से पर्दा उठता है और लड़की टैंक से बाहर होती है। ऑडियंस की तालियां बजने लग जाती हैं, जिसका मतलब है जादू एकदम सही तरीके से परफॉर्म हुआ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बोर्डन, कटर और एंजियर आपस में जिद रहे हैं किसी तीसरे जादूगर की ट्रिक को लेकर। साथ में वो अपने जादू की ट्रिक में इस्तेमाल होने वाली गांठ को लेकर भी जिद रहे होते हैं। बोर्डन कहता है कि हमें अपने इस जादू की ट्रिक को थोड़ा हार्ड बनाना चाहिए, इस जादू में लगाई जाने वाली गांठ को थोड़ा हार्ड बनाकर। लेकिन कटर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वह इसके लिए उनको मना कर देता है क्योंकि ये गांठ बहुत ही खतरनाक है। साथ में एंजियर भी कटर का समर्थन करता है क्योंकि वो लड़की जो इस जादू को परफॉर्म करती है वह एंजियर की पत्नी होती है और वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी किसी भी खतरे में पड़े। लेकिन बोर्डन और वो लड़की चाहते हैं कि गांठ को थोड़ा सा और पेचीदा होना चाहिए ताकि ऑडियंस को और ज्यादा मजा आए। लेकिन कटर वहाँ पर उन दोनों की इस बात को टाल देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ नया ही करना है तो चाइना से एक जादूगर आ रहा है, तुम दोनों उसके शो में जाओगे और देखोगे कि वह अपनी ट्रिक्स कैसे करता है और जो भी इसका राज मुझे आके सबसे पहले बताएगा मैं उसको इनाम दूंगा। दोनों शो में जाने के लिए राजी हो जाते हैं। उसके बाद दोनों उस शो में पहुंच जाते हैं और ध्यान से उस ट्रिक को देखने लग जाते हैं जो उस चाइनीज जादूगर के द्वारा दिखाई जा रही होती है। शो देखने के बाद एंजियर और बोर्डन दोनों के विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें से बोर्डन का विचार सही होता है। बोर्डन कहता है कि ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। वह बरसों से लंगड़ा होने की एक्टिंग करता है और अपनी टांगों के बीच में वो इक्विपमेंट जो वो शो करता है छुपा के रखता है। यहाँ पे बोर्डन यह बताने की कोशिश करता है कि जादूगर की जिंदगी में बहुत बड़े सैक्रिफाइस होते हैं। इसके बाद एंजियर घर पे जाके वो ट्रिक प्रैक्टिस करता है और मुश्किल से उस ट्रिक को कर पाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंजियर अपनी डायरी में लिख रहा है कि बोर्डन को क्या पता कि सैक्रिफाइस क्या होता है, असली सैक्रिफाइस तो उसने किया है। और इसके बाद ही फिर से कहानी पीछे की तरफ चली जाती है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि एक शो में बोर्डन एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है और एक जादूगर अपना शो दिखा रहा है। उसमें जादूगर एक पिंजरे के अंदर एक पक्षी को रखता है और उसे गायब कर देता है, लेकिन वहाँ पर बैठा एक बच्चा रोने लग जाता है। वो कहता है कि उसने उसे मार दिया है, लेकिन जादूगर उस पक्षी को दोबारा लेके आ जाता है, लेकिन वह लड़का फिर भी नहीं मानता। शो खत्म हो जाता है। बोर्डन उस बच्चे के पास आता है और उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच्चा नहीं मानता। असल में वह बच्चा सच कह रहा होता है। वह जो पहला पक्षी जो जादूगर ने गायब किया था वह मर चुका है। उसका डुप्लीकेट बाद में जादूगर दुनिया को दिखा रहा है और दुनिया ताली बजा रही है। यहाँ पर उस लड़की को और बोर्डन को आपस में प्यार हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दिन आ गया है जिस टाइम जज को कटर से मिलना था उस ट्रिक के बारे में जानने के लिए, जो वह सबके सामने नहीं बताना चाहता था, लेकिन जज को अकेले में बताने के लिए राजी हो गया था। यहाँ पर कटर जज को वो वाटर टैंक दिखाता है जिसमें एंजियर डूबकर मरा था और साथ में ये भी बताता है कि एंजियर और बोर्डन की ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई थी। कटर बताता है कि उस दिन भी एक शो दिखाया जा रहा होता है, वही शो जिसमें वह लड़की पानी के टैंक के अंदर गिर जाती है। वही प्रोसीजर होता है। ऑडियंस में से 2 लोगों को बुलाया जाता है और प्लान के मुताबिक बोर्डन उस लड़की की कलाइयां बांधता है, एंजियर उस लड़की के पांव बांधता है। इसी बीच बोर्डन और उस लड़की के बीच आंखों ही आंखों में कुछ बातें होती है और बोर्डन उसके हाथ बांध देता है। उसके बाद जादू का खेल शुरू हो जाता है। लड़की पानी के टैंक में गिर जाती है। कटर अपनी घड़ी और साथ में एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। टाइम चलने लग जाता है। 1 मिनट से ऊपर हो जाता है। कटर यहाँ पे समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। कटर भाग के आता है और उस पर्दे को गिरा देता है। वह देखते हैं कि लड़की अभी भी पानी में फंसी हुई है, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और वह मदद के लिए चिल्ला रही है। कटर उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर हो चुकी है। जब तक वह शीशा टूटता है वह लड़की मर जाती है। यहाँ पर सभी बहुत दुखी होते हैं और हैरान भी होते हैं।
सबसे ज्यादा दुखी एंजियर होता है क्योंकि वह एंजियर की पत्नी थी। एंजियर इस दुख से बाहर ही नहीं निकल पाता है। अगले दिन उस लड़की के फ्यूनरल पे बोर्डन भी वहाँ पर आ जाता है और एंजियर उससे एक बात पूछता है कि तुमने कौन सी गांठ लगाई थी। इस पर बोर्डन कहता है कि मुझे पता नहीं। उसे सच में याद नहीं है कि उसने कौन सी गांठ लगाई थी। चूंकि अब बोर्डन से एक गलती हुई है बहुत बड़ी, इसलिए उसे उस जादूगर के ग्रुप से निकाल दिया जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बोर्डन अब अपना काम शुरू कर रहा है। उसके लिए वह एक आदमी को लेके आया है जिसका नाम फालन है, वही उसका मैनेजर बनता है। वह अपनी पत्नी को बताता है कि आज एक बुकिंग आई है और हम सड़क पर एक जादू का शो दिखाने वाले हैं। वह लड़की जिससे वह प्यार करता था, उन दोनों की शादी हो चुकी है। वो लड़की अब माँ भी बनने वाली है। साथ ही उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आज वो कौन सी ट्रिक दिखाने वाला है। वह बताता है कि मैं आज बुलेट कैच ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जिसमें सामने वाला व्यक्ति बंदूक चलाता है और जादूगर गोली को पकड़ लेता है। बोर्डन की पत्नी उससे पूछती है कि तुम ये कैसे करते हो, लेकिन बोर्डन उसे इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर सकता। इसलिए उसकी पत्नी उसे यह ट्रिक करने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि बोर्डन को कुछ हो जाएगा। इसलिए प्रेशर में आके बोर्डन उसको बता देता है कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। वह बताता है कि हाथ की सफाई से बुलेट वापस निकाल ली जाती है और सामने वाला खाली गोली चला रहा होता है। फाइनली वो टाइम आ जाता है जब बोर्डन वह ट्रिक दिखाने के लिए सड़क पर निकल जाता है। वह बंदूक में गन पाउडर भरता है और बुलेट डालता है। साथ में चालाकी से बुलेट को वापस भी निकाल लेता है और पब्लिक में से किसी एक रैंडम बंदे को वह बंदूक देता है और अपने ऊपर चलाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है बंदूक एंजियर के हाथ में है। एंजियर यहाँ पे भेस बदल के आया हुआ होता है और बोर्डन उसे पहचान नहीं पाता है। यहाँ पे एंजियर बोर्डन से वही सवाल दोबारा पूछता है कि तुमने कौन सी गांठ लगाई थी। बोर्डन भी वही जवाब देता है, मुझे नहीं पता। बोर्डन का मैनेजर समझ जाता है कि ट्रिक के साथ छेड़खानी हो चुकी है। वह एंजियर के हाथ में से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से बंदूक चल जाती है और वह बोर्डन के हाथ को बुरी तरह से डैमेज कर देती है। आगे दिखाया जाता है कि बोर्डन की 2 उंगलियां बिल्कुल खत्म हो चुकी है वह गोली लगने से। बोर्डन के हाथ को जख्मी करने के बाद एंजियर किसी बार में बैठकर शराब पी रहा है। वहाँ पर उसे कटर मिलता है। कटर उसको अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित करता है। एंजियर राजी हो जाता है। कटर एंजियर को अपने साथ ले जाता है और वहाँ पे वह उसे एक दूसरी लड़की से मिलवाता है जो असिस्टेंट के तौर पर हायर की गई थी। साथ में कटर उसे एक मशीन भी दिखाता है जो अभी कटर ने बनाई है। इसमें पक्षी को गायब कर दिया जाता है बिना पक्षी के मरे हुए। यह जानकर कि गायब हुआ पक्षी मरता नहीं है, एंजियर बहुत खुश होता है और वह ट्रिक परफॉर्म करने के लिए राजी हो जाता है। आखिर वह टाइम आता है जब एंजियर वह ट्रिक दिखाने के लिए स्टेज शो रखता है। काफी सारी भीड़ होती है। एंजियर ऑडियंस में से 2 वॉलंटियर्स को बुलाता है। स्टेज पर 2 वॉलंटियर्स आते हैं, लेकिन उनमें से एक बोर्डन होता है। वह वहाँ पर आकर उसकी ट्रिक खराब कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एंजियर कोलोराडो स्प्रिंग्स में है और वहाँ पर वही आदमी जो टेस्ला का असिस्टेंट है एंजियर से मिलने आया है। वह असिस्टेंट एंजियर से पूछता है कि आपको टेस्ला से क्यों मिलना है। एंजियर कहता है कि मुझे एक मशीन बनवानी है जिसके जरिए इंसान एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, यानी दी ट्रांसपोर्टेड मैन। आगे दिखाया जाता है कि निकोला टेस्ला एक मशीन को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। वहाँ पर एंजियर भी पहुंच जाता है, लेकिन वह मशीन बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही होती है। उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक बिजली की तरंगें निकल रही होती हैं, जिसे देखकर सारी ऑडियंस डर जाती है। इसी बीच एंजियर देखता है कि बोर्डन भी वहाँ पे आया हुआ है। जब सभी वहाँ से जाते हैं तो एंजियर बोर्डन का पीछा करता है। पीछा करते करते वह वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर बोर्डन और उसकी फैमिली होती है। बोर्डन अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश दिखाई देता है। यह देखकर एंजियर को बहुत जेलियस फील होता है। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन निकोला टेस्ला एंजियर को बुलाते हैं और इस मूवी में पहली बार हमें निकोला टेस्ला को दिखाया जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एंजियर मिस्टर निकोला टेस्ला को वह मशीन बनाने के लिए राजी कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि एंजियर बोर्डन के शो में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर वह बोर्डन के द्वारा दिखाई जाने वाली ट्रिक को देखकर हैरान हो जाता है और उसे बिना कोई चोट पहुंचाए वहां से वापस आ जाता है। उस शो में उस दौरान कटर भी वहां पे होता है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर किस ट्रिक की बात हो रही है। बोर्डन एक दरवाजे के अंदर जाता है और अगले ही पल दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। कटर और एंजियर के बीच गहरी बहस चल रही होती है कि वह ट्रिक कैसे करता है। कटर का कहना है कि वह अपने जैसे किसी एक दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन एंजियर इस बात को नहीं मानता। एंजियर कहता है कि नहीं, वो एक ही है। साथ में वह असिस्टेंट लड़की भी यही कहती कि वो एक ही है,
क्योंकि वह अपनी कटी उंगलियां छुपाने के लिए ग्लव्स पहनता है। यहाँ पे हमें पता चलता है यही वो ट्रिक है जिसको ढूंढने के लिए एंजियर दर बदर मारा मारा फिरता है। वह जानना चाहता है कि वह अकेला इस ट्रिक को कैसे करता है। एंजियर और कटर के बीच गहरी बहस होने के बाद कटर डिसीजन लेता है कि हम तुम्हारा डुप्लीकेट ढूंढेंगे और बोर्डन की इस ट्रिक को परफॉर्म करेंगे। फाइनली एंजियर भी राजी हो जाता है। साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि इस ट्रिक की वजह से बोर्डन अब काफी अमीर हो चुका है, उसका घर अब अच्छी तरह से चल रहा है। आगे हम देखते हैं कि एंजियर और कटर ने एंजियर का डुप्लीकेट ढूंढ लिया है, लेकिन वह आधा पागल सा होता है और साथ में शराबी भी। लेकिन किसी तरह वह उसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस ट्रिक को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि उस असिस्टेंट और एंजियर के बीच में प्यार हो जाता है। आखिर वह टाइम आ जाता है जब एंजियर अपनी वह ट्रिक दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह ट्रिक प्ले की जाती है और ट्रिक सक्सेसफुल हो जाती है। एंजियर स्टेज के नीचे चला जाता है और जो उसका डुप्लीकेट था वह सामने आ जाता है। ऑडियंस की तालियां बजने लग जाती हैं क्योंकि वह सोचता है कि तालियों की गूंज के सामने उसका डुप्लीकेट है, वो नहीं। लेकिन बोर्डन के शो में ऐसा नहीं होता, उसे मेरी तरह स्टेज के पीछे छुपा नहीं रहना पड़ता। इसलिए वह अपनी असिस्टेंट, जिसे वह प्यार भी करता है, उसे कहता है कि तुम बोर्डन के पास जाओगी, उसके साथ रहोगी और उसकी इस ट्रिक का राज जानकर मुझे बताओगी। और कैसे भी करके एंजियर उस लड़की को बोर्डन के पास जाने के लिए राजी कर लेता है। इसके बाद हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब एंजियर निकोला टेस्ला के पास जाता है, वह मशीन देखने के लिए जो निकोला टेस्ला ने एंजियर के लिए तैयार कर दी है। जब टेस्ला उस मशीन को ऑन करता है, वहाँ पे वह देखता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। निकोला टेस्ला वहाँ पे कुछ नहीं बोलते और एंजियर को वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद वह लड़की बोर्डन के पास पहुँच जाती है। वहाँ पर वह वही पैंतरे आजमाती है जो एंजियर ने उसे सिखा कर भेजा था। लेकिन बोर्डन बहुत चालाक है, वो वहाँ पर समझ जाता है कि ये यहाँ पे किस लिए आई है। बोर्डन की चालाकी के आगे वह लड़की सरेंडर कर देती है और उसको सब सच बता देती है कि एंजियर ने उसको यहाँ पे भेजा है उसकी ट्रिक्स जानने के लिए। बदले में वह एंजियर के सीक्रेट उसको बताएगी। साथ ही हम देखते हैं कि वह लड़की बोर्डन से काफी प्रभावित हुई है। आगे दिखाया जाता है कि एंजियर के शो की तैयारी चल रही होती है और वह डुप्लीकेट कटर के पास आता है। कटर उसे तैयार होने के लिए कहता है, लेकिन वह डुप्लीकेट मना कर देता है। वह कटर से और पैसे की डिमांड करता है। साथ में उसने बहुत सारी शराब भी पी रखी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस लड़की ने बोर्डन को उसका पता बता दिया था। पता चलने के बाद बोर्डन ने उसको काफी सारी शराब पिला दी और उसको अनाब शनाब कह के वहाँ से भेज दिया था। इसके बाद उस डुप्लीकेट ने अपना प्ले भी ठीक ढंग से नहीं किया और वह स्टेज के ऊपर ऑडियंस के सामने मजाक बनकर रह गया। अब एंजियर उस डुप्लीकेट को समझा बुझा के अगले दिन फिर वही शो करता है। शो प्ले होता है, बोर्डन ट्रैप डोर के अंदर चला जाता है, लेकिन एंजियर वहाँ पे चोट खा बैठता है। वह देखता है कि डुप्लीकेट की जगह वहाँ पर बोर्डन खड़ा है। चूंकि एंजियर की टांग टूट चुकी है, इसलिए अब वह कुछ नहीं कर सकता और स्टेज पर बोर्डन चला जाता है। बोर्डन स्टेज के ऊपर एंजियर के जादू का खूब मजाक उड़ाता है। साथ में वह उस डुप्लीकेट को भी दिखा देता है जो वहाँ पर लटका हुआ था। बड़ी ही चालाकी से बोर्डन एंजियर का शो खराब कर देता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है शुरुआत में जो एंजियर की टूटी हुई टांग दिखाई गई थी वह यहीं पे टूटी थी। यहाँ पर एंजियर को उस लड़की पर शक होता है जिसको उसने बोर्डन के पास भेजा था उसके राज चुराने के लिए। एंजियर उस लड़की के पास जाता है। वहाँ पर वह उसके साथ बहुत सारी कहासुनी करता है और उससे पूछता है, बताओ तुमने क्या पता किया उसकी ट्रिक के बारे में। लड़की जवाब देती है कि वह डबल का यूज करता है, लेकिन फिर से एंजियर उसकी यह बात नहीं मानता। उसे पक्का यकीन होता है कि वह एक ही है क्योंकि वह बोर्डन को अच्छी तरह समझता है। ज्यादा दबाव देने पर वह लड़की उसको बोर्डन की डायरी दे देती है और कहती है, मैंने इसको आज रात के लिए उधार मांगा है। इस किताब में बोर्डन के सारे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन बिना सही कीवर्ड के, जो कि 5 अक्षर का होता है, उसके बिना ये बुक एकदम बेकार है। लेकिन अभी भी उसको उस डायरी से उम्मीद है और वह उस डायरी को वापस नहीं देना चाहता। वह लड़की कहती है कि बोर्डन को पता चल जाएगा कि ये डायरी मैंने तुम्हें दी है। एंजियर कहता है, मैं उसके घर में चोरी का नाटक करवाऊंगा जिससे उसका सीधा शक चोरों के ऊपर हो जाएगा, और वह ऐसा करवा भी देता है और एंजियर की ये चाल एकदम फिट बैठती है। बोर्डन का सीधा शक एंजियर पर ही जाता है, ना कि उस असिस्टेंट पर। इसके बाद दिखाया जाता है कि बोर्डन का शो चल रहा है
और बोर्डन वही ट्रिक प्ले कर रहा है जिसके पीछे एंजियर हाथ धोकर पड़ा है। शो खत्म होने के बाद बोर्डन अपने मैनेजर से कहता है कि आज रात मैं पैदल ही घर जाऊंगा, और उसे साथ में ये भी पता होता है कि एंजियर उसका पीछा करेगा क्योंकि वह उसका शो देख रहा होता है। इसलिए बोर्डन का मैनेजर बोर्डन के पीछे पीछे ही चल देता है। बोर्डन के मैनेजर के पास गन भी होती है क्योंकि अगर एंजियर बोर्डन को कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो वह इस बंदूक का इस्तेमाल कर सके। वही होता है, एंजियर बोर्डन का पीछा करता है और बोर्डन का मैनेजर एंजियर का। लेकिन ये क्या, एंजियर और कटर बड़ी ही चालाकी से बोर्डन को नहीं बल्कि उसके मैनेजर को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है जरूर बोर्डन का मैनेजर कुछ न कुछ राज जानता होगा। अगले दिन एंजियर बोर्डन को एक कब्रिस्तान में बुलाता है। बोर्डन को पता चल जाता है कि उसके मैनेजर का किडनैप एंजियर ने ही किया है। मैनेजर के बदले एंजियर बोर्डन से उसकी ट्रिक के सारे राज जानना चाहता है और वह इसको एक नोटबुक में लिखने के लिए कहता है। बोर्डन उसको कीवर्ड भी बता देता है और उस नोटबुक में वह उसको उसका राज भी लिख के दे देता है। इस पर एंजियर उसे उसके मैनेजर का पता बता देता है जो कि वहीं पर जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। बोर्डन भागकर उसके मैनेजर को निकालने की कोशिश करता है और वह उसे बचा भी लेता है कि उसके अंदर बोर्डन ने लिखा था टेस्ला। एंजियर यह पढ़ के खुश हो जाता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एंजियर के टेस्ला से मिलने की शुरुआत यहीं से हुई थी और वह टेस्ला से मिलने के लिए अमेरिका निकल जाता है, जो कि हमें मूवी की शुरुआत में ही दिखा दिया गया था। आगे हम देखते हैं कि बोर्डन अपना शो कंप्लीट करके किसी होटल में जश्न मना रहा है। वहीं पर उसकी वाइफ भी बैठी है जो काफी परेशान है। वह उस असिस्टेंट को लेकर परेशान है क्योंकि वह सोचती है उस असिस्टेंट का और बोर्डन का कोई चक्कर चल रहा है। बोर्डन की पत्नी उससे ज्यादा समय बाहर रहने का राज पूछती है लेकिन बोर्डन उसे नहीं बताता। वह कहता है कि यह भी एक सीक्रेट है। इस पर उसकी पत्नी काफी हर्ट होती है। आगे हमें दिखाया जाता है एंजियर फिर से अमेरिका चला गया है उसी होटल में जहाँ पर वो टेस्ला से मिलने के लिए जाता था। वहाँ पर वह देखता है कि कुछ लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं। अंदर वह पूछता है कि ये कौन लोग हैं, तो वह कहता है कि ये एडिसन के आदमी है। अब ये पार्ट यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है। एडिसन के आदमियों का इस मूवी से क्या लेना देना है? दरअसल कोई लेना देना नहीं है। ये थॉमस एडिसन के आदमी थे। जी हाँ, थॉमस एडिसन वही जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। वो यहाँ पर इसी होटल में रहते थे ताकि वो इस बात का सबूत इकट्ठा कर सके कि निकोला टेस्ला कोई गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब आगे यहाँ पे दिखाया जाता है कि एंजियर उसी होटल में बैठकर वो डायरी पढ़ रहा है। डायरी के तहत हमें एक बार फिर उसी सीन में ले जाया जाता है जहाँ पर एंजियर की असिस्टेंट उसकी ट्रिक चुराने आई थी। यहाँ पर उस लड़की ने बोर्डन का साथ देने के साथ साथ उसको एक सलाह भी दी थी। उस लड़की ने बोर्डन को सलाह दी कि वह अपनी उंगलियां ना छुपाए, वह अपनी उंगलियों को पब्लिक को दिखने दे ताकि पब्लिक को पक्का एहसास हो जाए कि यह एक ही आदमी है। बोर्डन को उसकी ये बात पसंद आती है और वह अपने मैनेजर से इसके लिए डिस्कस करता है। उसका मैनेजर भी इसके लिए राजी हो जाता है लेकिन बोर्डन भी अब उससे प्यार करता है और वो बोर्डन से प्यार करती है। हालांकि बोर्डन शादीशुदा है लेकिन फिर भी बोर्डन उसे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वह बहुत ही शातिर है और इससे भी बड़ी बात वह एंजियर के राज जानती है। लेकिन शादीशुदा होते हुए भी बोर्डन को यह रिश्ता चाहिए। यहाँ पे एंजियर को यह भी पता चलता है कि उस दिन उस असिस्टेंट ने जो उसको बुक दी थी वह बोर्डन के कहने पर ही दी थी और वो वर्ड टेस्ला जो बोर्डन ने अपने सीक्रेट्स के नाम पर एंजियर को दिया था वह सिर्फ एक शब्द है। इस शब्द से बोर्डन की ट्रिक्स का कोई नाता नहीं है। यह जानकर एंजियर काफी परेशान हो जाता है। उसे एहसास होता है कि बोर्डन ने बड़ी ही चालाकी से उसको अमेरिका भेज दिया और टेस्ला उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसने खामखा अपने सारे पैसे टेस्ला के ऊपर बर्बाद कर दिए थे। ये सब सोचते हुए एंजियर को काफी बड़ा झटका लगता है। वह उस होटल से अब सीधा उसी चोटी पर जाता है जहाँ पर टेस्ला की लैब थी और वहाँ पर जाके दरवाजा खटखटाने लग जाता है। टेस्ला का मैनेजर भागकर वहाँ पर आता है और उसको लैब के अंदर ले जाता है। एंजियर उस मैनेजर पर खूब चिल्लाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम ऐसी कोई मशीन नहीं बना रहे, तुम सिर्फ मेरा पैसा इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि सरकार ने तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। तभी निकोला टेस्ला वहाँ पर आते हैं और एंजियर को तसल्ली देते हैं कि उनका पैसा कहीं भी खराब नहीं हुआ है, वो सच में उसके लिए एक मशीन बना रहे हैं। निकोला टेस्ला एंजियर को उस मशीन की टेस्टिंग करके दिखाते हैं। इस बार वह बीच में एक टोपी नहीं किसी बिल्ली को रखते हैं और मशीन को ऑन कर देते हैं। मशीन में से कुछ इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और मशीन बंद हो जाती है। एंजियर को अभी भी निकोला टेस्ला से कोई उम्मीद है, इसलिए वह निकोला टेस्ला को एक मौका और देता है और वहाँ से चला जाता है।
बाहर जाते वक्त एंजियर की नजर एक जगह पर पड़ती है जहाँ पर कुछ टोपियां पड़ी हुई हैं और 2 बिल्लियां भी वहाँ पर खेल रही हैं। वहाँ एंजियर को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वह वहीं से निकोला टेस्ला को आवाज लगाता है। निकोला टेस्ला और उसका मैनेजर वहाँ पर आते हैं और उन टोपियों की जांच करते हैं। जांच करने के बाद निकोला टेस्ला एंजियर से कुछ हफ्तों का टाइम मांगते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है बोर्डन अपनी बेटी के साथ खेल रहा है। वहीं पर उसकी पत्नी भी आ जाती है, लेकिन वह उससे काफी खफा है। बोर्डन अपने मैनेजर के पास जाता है और उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है। वह उससे कहता है कि वह उसकी पत्नी को समझाए कि वह उसे अभी भी चाहता है और वो कहीं से भी गलत नहीं है। एंजियर का वो टाइम आ चुका है जब उसे निकोला टेस्ला के पास जाना है। बाहर आते वक्त वह एडिसन के आदमी को फिर से खड़ा देखता है। इस बार एडिसन के आदमी उसकी तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। जब एंजियर चोटी पर पहुंचता है तो वह देखता है लैब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। एंजियर वापस उसी होटल में आ जाता है। होटल का मैनेजर उसे बताता है कि मिस्टर टेस्ला तो चले गए हैं, लेकिन उनके लिए एक बॉक्स छोड़ के गए हैं। एंजियर उस बॉक्स के पास जाता है और देखता है कि उसके अंदर एक चिट्ठी टंगी हुई है। वह टेस्ला की चिट्ठी थी जो एंजियर के लिए थी। उसमें टेस्ला उस मशीन के बारे में एक जरूरी सलाह लिखते हैं और वो कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस मशीन को तबाह कर दो। ऐसी चीज आपको दुख ही देगी, लेकिन एंजियर पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उस मशीन को टेस्ट करने की सोचता है, क्योंकि एंजियर को पता करना था कि जो कमी इसमें रह गई थी वो टेस्ला ने पूरी की भी है या नहीं। मशीन अपना काम अच्छी तरह कर रही होती है। जिस ट्रिक की उसे तलाश थी वह काम वह मशीन बखूबी कर रही थी। लेकिन ये बातें तो बोर्डन अपनी डायरी में पढ़ रहा होता है। आगे डायरी में लिखा होता है कि मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है। साथ में वह ये भी लिखता है कि मैं अब इस ट्रिक को एंजॉय करूंगा और तुम वहां पर जेल में सड़ रहे होगे मेरी मौत के जुर्म में। यहाँ पर बोर्डन यह पढ़कर काफी परेशान हो जाता है। साथ में यहाँ ये भी दिखता है कि डायरी अब खत्म हो चुकी है। यहाँ पर बोर्डन 2 बातों से परेशान था। नंबर 1, बोर्डन ने जो उसको वर्ड लिख के दिया था टेस्ला, वहां से उसको वो ट्रिक कैसे मिल सकती है, क्योंकि वो तो एक रैंडम नंबर उसने वैसे ही लिख के दे दिया था। नंबर 2, डायरी में लिखा था कि तुम जेल में सड़ रहे होगे मेरी मौत के जुर्म में। एंजियर ये बात कैसे लिख सकता है, क्योंकि वो तो मर चुका है। इस पर बोर्डन जेल में उसी वकील को बुलाता है जो वह डायरी उसको देकर गया था। उससे वह शिकायत करता है कि इस डायरी में काफी सारी बातें झूठी लिखी गई हैं, क्योंकि बोर्डन को सच जानना था। वह वकील उसे समझाता है कि यह एंजियर की लिखी हुई ही डायरी है, क्योंकि यह हैंडराइटिंग एंजियर की ही है। अब बोर्डन उस वकील को अपने सारे सीक्रेट्स वाले नोट्स दे देता है, क्योंकि बदले में उसने उसकी बेटी को एक अच्छी लाइफ देने का वादा किया था। लेकिन वह उसे सिर्फ आधे ही ट्रिक्स देता है। बाकी बचे हुए ट्रिक्स देने के लिए वह उस वकील से कहता है कि वह उसकी बेटी को एक बार उससे मिलाने के लिए ले आए, मैं उसको बाकी के सारे ट्रिक्स दे दूंगा। वकील यह बात मान जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक कमरे से किसी औरत की आवाज आ रही होती है। वह बोर्डन की पत्नी होती है जो बोर्डन से झगड़ रही होती है। वह उसकी असिस्टेंट और उन दोनों के बीच रिलेशन को लेकर झगड़ रही होती है। बोर्डन उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती। उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम मुझे अपने सारे सीक्रेट्स बताओगे। सीक्रेट्स का उसका मतलब था उसकी असिस्टेंट और उसके बीच के रिश्ते के बारे में। लेकिन बोर्डन कहता है हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं फिर कभी। इस बात से बोर्डन की पत्नी काफी परेशान होती है और वह खुदकुशी कर लेती है। आगे एंजियर कटर को अपने पास बुलाता है और उसको वह मशीन दिखाता है और उससे कहता है कि वह उसकी मदद करे। वहीं दूसरी ओर वह असिस्टेंट बोर्डन को बता रही होती है कि एंजियर वापस आ चुका है और उसने एक धमाकेदार ट्रिक का भी आविष्कार कर लिया है। वह दी ट्रांसपोर्टेड मैन से कहीं बेहतर है। वह बोर्डन को ये भी कहती है कि तुम्हें उस ट्रिक को जरूर देखना चाहिए। इसलिए बोर्डन एंजियर के उस शो में चला जाता है। एंजियर अपनी ट्रिक प्ले करता है। एंजियर का प्ले बहुत अच्छा जाता है। ऑडियंस को वह ट्रिक बहुत पसंद आती है। बोर्डन भी वह ट्रिक देख रहा होता है। गायब हुआ व्यक्ति और सामने आया व्यक्ति दोनों एक ही थे, यानी मिस्टर एंजियर। बोर्डन इससे काफी परेशान हो जाता है और वह अपने मैनेजर पर खूब चिल्लाता है। साथ में वह अपने मैनेजर को कहता है कि तुम उससे ज्यादा क्यों नहीं सोच सकते, तुम उससे ज्यादा अच्छा क्यों नहीं कर सकते। वह मैनेजर उसे बताता है कि हर परफॉर्मेंस के बाद वह अपनी मशीन को 2-3 अंधे आदमियों से पैक करवाता है। यह जानने के बाद बोर्डन हार मान लेता है, लेकिन उसके मन ही मन कुछ न कुछ जरूर चल रहा होता है, इसलिए वह अगले शो में भी पहुंच जाता है। एंजियर का शो शुरू होता है। ऑडियंस में से किन्हीं 2-4 लोगों को बुलाया जाता है मशीन चेक करने के लिए। बोर्डन इसे बेहतरीन मौका समझकर स्टेज पर चला जाता है और वह बाकी लोगों की तरह मशीनें चेक करने लग जाता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है वही सीन जब बोर्डन आंखें चुराकर
स्टेज के नीचे चला गया था। खेल शुरू होता है और एंजियर उस पानी के टैंक में आके गिर जाता है। पानी का टैंक ऊपर से लॉक हो जाता है। बोर्डन ये सब देख रहा होता है। वह एंजियर की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता और यहाँ पर एंजियर की मौत हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है एंजियर की वो मशीन उसी डिब्बे में पैक कर दी जाती है और वहाँ पर कटर के पास वही वकील आता है जो अक्सर बोर्डन की ट्रिक्स जानने के लिए अक्सर बोर्डन के पास जेल में जाता रहता था। हमने पहले भी बताया कि वह वकील किसी जादूगर के लिए काम कर रहा था जिसका नाम था लॉर्ड कैडलो। वह कटर को बताता है कि उसकी यह मशीन लॉर्ड कैडलो ने खरीद ली है जो कि अब इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। इस पर कटर कहता है कि ये मशीन मैं खरीदना चाहता हूँ, क्या आप लॉर्ड कैडलो से बात कर सकते हैं? वकील उसके लिए मना कर देता है। जेल में एक सिपाही मिस्टर बोर्डन के पास आता है और उससे कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है, लॉर्ड कैडलो। बोर्डन ये नाम सुनकर काफी उत्तेजित हो जाता है क्योंकि वह देखना चाहता है वह कौन है जो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। वह भागकर बाहर की तरफ आता है। साथ में उसकी बेटी भी आई होती है। वह अपनी बेटी से मिलता है और बहुत खुश होता है। अब वह जैसे ही कैडलो का चेहरा देखने के लिए ऊपर उठता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि कैडलो मिस्टर एंजियर ही है। बोर्डन यह देख के हैरान हो जाता है। वह उससे पूछने की कोशिश भी करता है कि तुमने ये कैसे किया, तुम तो मर चुके थे। एंजियर वहां से जाने लगता है। वह उसे अपनी ट्रिक्स के वे बचे हुए पन्ने दे देता है जो उसने पहले नहीं दिए थे ताकि एंजियर वहां पे रुक जाए और उसको अपना राज बता दे और बोर्डन जेल से बाहर निकल जाए। लेकिन लॉर्ड कैडलो यानी एंजियर उसको अब इन ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं है और वो वह पन्ने वहीं पर फाड़ कर चला जाता है। बोर्डन वहां पर चिल्लाता है कि यही वो आदमी है जिसके खून के जुर्म में मुझे फांसी होने वाली है, लेकिन वहां पर उसकी कोई नहीं सुनता। उसे वापस सेल में डाल दिया जाता है। अब हमें एक घर दिखाया जाता है जो लॉर्ड कैडलो यानी एंजियर का है। वहां पर उससे कोई मिलने आया हुआ होता है। वो होता है मिस्टर कटर। वह एंजियर को देख के काफी हैरान होता है। वह उससे पूछता है कि तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। कटर को काफी अफसोस होता है कि उसने एक निर्दोष आदमी को फांसी चढ़ने में मदद की, लेकिन अब वह इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। वह लॉर्ड कैडलो से कहता है कि वो मशीन मुझे बेच दे ताकि मैं उसे नष्ट कर सकूं। लॉर्ड कैडलो यानी एंजियर इसके लिए उसे मना कर देता है, लेकिन साथ में यह भी प्रॉमिस करता है कि वह भी इस मशीन का यूज नहीं करेगा, वह इसे संभाल कर रख देगा। साथ ही एंजियर कटर से माफी भी मांगता है, लेकिन कटर वहां से चला जाता है। आगे हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर बोर्डन अपने मैनेजर से मिल रहा होता है। वहाँ पर वह उसको आखिरी गुड बाय कहता है। जाते वक्त वह अपनी बॉल उसे दे देता है क्योंकि बोर्डन को फांसी लगने का टाइम आ चुका है। बोर्डन को फांसी के तख्ते तक ले जाया जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर एंजियर उस मशीन को छुपा रहा होता है। बोर्डन का मैनेजर भी वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पर वह मशीन छुपाई जा रही थी। इधर बोर्डन को फांसी लगती है, उधर बोर्डन का मैनेजर वहां पर एंजियर के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन ये क्या, ये बोर्डन का मैनेजर नहीं बल्कि खुद बोर्डन ही है। यहाँ पे एंजियर को समझ आ जाता है कि बोर्डन और उसका मैनेजर दोनों जुड़वा थे। एक का नाम बोर्डन था, एक का नाम फैलन। फैलन उसे बताता है हम दोनों ही बोर्डन थे, हम दोनों ही फैलन थे। साथ में वह बताता है कि हम अपनी ट्रिक्स बारी बारी करते थे, कभी वह स्टेज के नीचे होता था, कभी मैं स्टेज के नीचे होता था। इस पर एंजियर को अफसोस होता है कि यह तो बहुत सिंपल था और मैं तुम्हें क्या सोच बैठा। लेकिन फैलन कहता है नहीं, कुछ भी सिंपल नहीं होता और बताता है कि उसने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है। यहाँ पर फैलन कहता है मैंने सारा से प्यार किया था और बोर्डन ने ओलिविया से प्यार किया था। इसका मतलब यह है जिस इंसान को फांसी लगी है वह बोर्डन नहीं, वह फैलन है। कोई धोखाधड़ी नहीं थी, बस एक सीक्रेट था। अब एंजियर यहाँ पे बताता है कि उसने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है। टेस्ला ने जो मशीन बनाई थी वह सिर्फ चिंगारियां ही नहीं छोड़ती थी, बल्कि जो उस मशीन के बीच में खड़ा होता था वह उसका ड्यूल क्रिएट कर देती थी। इसलिए जब पहली बार एंजियर उस मशीन को लेने गया था तो टेस्ला ने वह ले जाने के लिए उसे मना कर दिया था। अब हमें यहाँ पर पता ये चलता है कि मशीन चलने के बाद असली आदमी तो ट्रैप डोर के जरिए नीचे की तरफ चला जाता था और डुप्लीकेट हुआ आदमी कहीं और से निकल के आता था। इसलिए एंजियर एक को मार देता था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी रिलीज हुई थी 10 नवंबर 2006 को। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.5। मूवी का बजट था $40 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे इसने कमाई की थी $109.7 मिलियन की। तो इसी के साथ दोस्तों इजाजत चाहता हूँ। अगर आप किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी के साथ।